ये लाठी लेकिन आज को काम में आएगा। ऋषिराज के लिए। ये टॉपिक लास्ट क्लास में रह गए थे। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए लॉन्ग सोलेनोइड। Consider a solenoid of length L. Let n be the total number of turns and small n be the number of turns per unit length. अच्छा, सोलेनोइड का अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है? यूनिफॉर्म। हम बताया था ना सोलेनोइड पढ़ने के टाइम में, सोलेनोइड का अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? दिस इज यूनिफॉर्म। ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना है सोलेनोइड के अंदर में? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड एन आइडियल सोलेनोइड? ये प्रूफ भी किया था हम लोग यूजिंग एम्पियर सेकेंड लॉ। बता दो क्या था? बी इक्वल्स टू, बताओ, दिस इज म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई। ये एम्पियर सेकेंड लॉ से हमने प्रूफ भी किया था ना, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड एन आइडियल सोलेनोइड। Consider a solenoid of length L. Let n be the total number of turns and small n be the number of turns per unit length. ठीक है। ये चैप्टर नेक्स्ट दिन खत्म हो रहा है। ये मैं खत्म नेक्स्ट दिन। उसका बाद का दिन मतलब फ्राइडे से हम लोग स्टार्ट क्या मंडे से स्टार्ट करेगा एसी, ऑल्टरनेटिंग करंट। अच्छा, स्मॉल एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो स्मॉल एन को हम कैसे लिख सकते हैं बताओ? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। समझ में? जैसे कैपिटल एन का वैल्यू कितना होगा? होगा, लिखो। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड कितना है? मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई। ये हम लोग ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं। ठीक है। फ्लक्स थ्रू ईच टर्न। अच्छा देखो तो, पहले देख लो, पहले समझ लो। एक टर्न से निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा? फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला क्या है? बी डॉट। ठीक है। अब ये कॉइल कैसा है देखो तो, अगर हम थ्री डी में इमेजिन किया कॉइल ऐसा, ठीक है, फील्ड इसका अंदर से जा रहा है, एरिया वेक्टर और फील्ड दोनों का डायरेक्शन क्या सेम होगा? क्योंकि एरिया वेक्टर भी कॉइल का परपेंडिकुलर होगा। मतलब एरिया वेक्टर और फील्ड का इसमें एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री। तो डॉट प्रोडक्ट ब्रेक करने से क्या होगा बताना? बी ए कॉस, कॉस जीरो का वैल्यू कितना हो गया? 1। अब बी का वैल्यू कितना मिला? म्यू नॉट एन है। एरिया कितना होगा एक कॉइल का? पायर स्क्वायर। एक कॉइल का एरिया कितना होगा? पायर स्क्वायर। ये टोटल फ्लक्स किसका है? दिस इज फ्लक्स थ्रू वन टर्न। ठीक है। तो देयरफॉर पहले देख लो, देयरफॉर टोटल फ्लक्स कितना होगा?
दैट इज फ्लक्स थ्रू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितना है, एन टर्न्स। कितना होगा टोटल फ्लक्स, एन मल्टीप्लाइड बाय म्यू नॉट एन आई इंटू पाई आर स्क्वायर। समझ में आ रहा है, एक टर्न से निकलने वाला फ्लक्स कितना है, तो एन टर्न से निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा, एन मल्टीप्लाइड बाय दिस। समझ में, अभी एक चीज देख लो, कैपिटल एन का वैल्यू हम क्या लिख सके, स्मॉल एन मल्टीप्लाइड बाय एल। इसका वैल्यू हम क्या लिखेगा, स्मॉल एन मल्टीप्लाइड बाय, साथ में क्या है, म्यू नॉट एन आई इंटू पाई आर स्क्वायर। अच्छा, अभी टोटल फ्लक्स को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या था, चेक करो एक बार। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, तो क्या हम फाइव की जगह में एल आई लिख सकते हैं, देखो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। फाइव इक्वल्स टू क्या है, कैपिटल एल इंटू आई। कैपिटल एल क्या है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, यहां पुट कर दो। दो तरफ में क्या कैंसिल होगा, आई आई कैंसिल, मिल गया हमको एल। एल कितना मिला, एन, टोटल आंसर म्यू नॉट एन एल, एन स्क्वायर हो गया, म्यू नॉट एन स्क्वायर एल इंटू पाई आर स्क्वायर। और कुछ है क्या, नहीं है ना, म्यू नॉट एन स्क्वायर एल इंटू पाई आर स्क्वायर, यस। तो दिस इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए लॉन्ग सोलेनोइड। ठीक है, बोर्ड टू তললৈকে ভিজুয়াল আছে না, চোৱাচোন তোমালোক, মনীষা। 4 मार्क्स का आता है एकदम। ठीक है, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए लॉन्ग सोलेनोइड। दिस इज एन स्क्वायर। বুঝতে পারছো, হব যোনটো পার্ট ক্লিয়ার মানে রেকর্ডিংত পাই যাবা, বুঝি পাইছা। আৰু যদি বেছি কোন এটা রিজয়েন কৰি এবাৰ চাই লও। ঠিক আছে, तो क्या मिला हम लोग को एक्सप्रेशन, म्यू नॉट एन स्क्वायर एल पाई आर स्क्वायर। अब एक चीज देखो तो, स्मॉल एन का जगह हम क्या लिख सकेगा, कैपिटल एन बाय एल। लिखो, इसको रिप्लेस करो, कैपिटल एन स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, साथ में एल इंटू क्या है, एक एल से एक एल कैंसिल, एल का वैल्यू क्या मिला, म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल, एंड दिस इज द एक्सप्रेशन गिवन इन एन एनसीईआरटी। ठीक है सर, लिखा है। हो गया,
Write this. Mutual inductance. ये सर रफ डायग्राम में दो कॉइल का समझा निकल, ठीक है, बनो. देयर आर टू कॉइल्स, वन इज प्राइमरी कॉइल एंड अदर इज सेकेंडरी कॉइल. चार जन नहीं बैठ के कोई एक जन आ गया दोनों, ये अभी खाली होगा. उद्यान अगला इसको सेकंड बेंच है. इतना जाके तो बता लगा दे. देखो प्राइमरी कॉइल में क्या फ्लो हो रहा है, थोड़ा अच्छे से समझो, इजी है. प्राइमरी कॉइल में ये तुमने ऑलरेडी क्लास 10 में पढ़ चुके हो, म्यूचुअल इंडक्टेंस दो कॉइल का, ऐसा तुम लोग का क्वेश्चन भी था. अच्छा देखो, चलो प्राइमरी कॉइल में करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है. वो कैसा करंट है, चेंजिंग करंट, ठीक है. करंट का वजह से क्या प्रोड्यूस होता है बताओ. प्राइमरी कॉइल में करंट फ्लो कर रहा है, करंट कैसा है, चेंजिंग, आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. तो करंट का वजह से प्रोड्यूस क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड. तो प्राइमरी कॉइल से पास होने वाला मैग्नेटिक फील्ड भी तो चेंज होगा. इस करंट का वजह से इस कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड पास होगा. वो मैग्नेटिक फील्ड कैसे पास होगा, दीज आर माय मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है. अच्छा, अगर ये प्राइमरी कॉइल का करंट चेंजिंग है तो प्राइमरी कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड. तो क्या इस करंट का वजह से यहाँ पे कुछ करंट इंड्यूस होगा, थोड़ा सोच के बताओ. एक्चुअली में क्या ऑब्जर्व हुआ देखो, जैसे प्राइमरी कॉइल में करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ, सेकेंडरी कॉइल का गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ गया. मतलब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन कब आएगा, जब वहां पे करंट फ्लो होगा. इसका मतलब क्या, जैसे हम यहाँ पे करंट को स्विच ऑन किया, यहाँ पे डिफ्लेक्शन आना शुरू हो गया. मतलब इस कॉइल में भी क्या फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, इस करंट का वजह. तो ये कैसे हो सकता है, थोड़ा एक्सप्लेन करना. प्राइमरी कॉइल का करंट चेंज हुआ, सेकेंडरी कॉइल में करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ, तो सेकेंडरी कॉइल का गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो कर. तो ये कैसे पॉसिबल है, थोड़ा बताओ. जब प्राइमरी कॉइल का करंट चेंज होगा तो प्राइमरी कॉइल से पास होने वाला मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगा. अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, तो क्या सिर्फ प्राइमरी कॉइल से ही पास होगा, इसका वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो सेकेंडरी कॉइल से भी तो पास होगा. ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे पास होगा देखो, लाइक दिस. ये एक फील्ड पास हुआ, ये दूसरा, ये फील्ड कैसा है ये, दिस इज माई चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड. समझ में आ रहा है. अब बताओ करंट किस लिए इंड्यूस हुआ, क्योंकि अब इस कॉइल से पास होने वाला मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, चेंजिंग. मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ तो क्या चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा. फ्लक्स चेंज होने से क्या आएगा, इंड्यूस ईएमएफ. मतलब इस कॉइल में भी करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ. समझ में आया? मतलब जैसे ही प्राइमरी कॉइल में हम लोग करंट चेंज किया, प्राइमरी कॉइल से पास होने वाला मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगा. और जो मैग्नेटिक फील्ड प्राइमरी कॉइल से पास हो रहा है, वही मैग्नेटिक फील्ड कहां से पास होगा, सेकेंडरी को. मतलब सेकेंडरी कॉइल से पास होने वाला फील्ड क्या हो गया, चेंज हो गया. मतलब सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स चेंज हो रहा है. और যদি এটা কয়েলের ফ্লাক্স চেঞ্জ হয় তার নামে কি পাবো, ইনডিউসড ইএমএফ. समझ में आ रहा है. मतलब इस कॉइल में आपको क्या मिलेगा, इंड्यूस ईएमएफ. तो इसका थोड़ा स्टेटमेंट में लिखा देगा, पहले ये जस्ट डायग्राम बना.
प्राइमरी कॉइल से पास होने वाला चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से पास हो रहा है? सेकेंडरी कॉइल से ही पास होगा, तो सेकेंडरी कॉइल का क्या चेंज होगा? फ्लक्स चेंज होगा। तो मतलब सेकेंडरी कॉइल में हमको क्या मिलेगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलेगा। एंड दिस फेनोमेना इज नोन एज म्यूचुअल इंडक्ट। मतलब एक कॉइल में करंट चेंज करो, दूसरा कॉइल में भी करंट इंड्यूस होगा। दिस इज नोन एज सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन। समझ में आ रहा है? देखो, व्हेन द करंट इन द प्राइमरी कॉइल चेंजेस, व्हेन द current in the primary coil changes, the magnetic field associated with the primary coil also changes. This changing magnetic field passes through secondary coil, due to which due to which the flux associated with the secondary coil also changes, which produces an induced EMF in the secondary coil, and hence we get a deflection in the galvanometer of the secondary coil. This phenomena is called mutual inductance. Right. ये पूरा डेफिनेशन हम लिखा दें। समझ में आ रहा है? ठीक है। हो गया ना? तुम्हें पीटी का ये पढ़ रहा है कि नहीं? हाँ,
चीज, इस बार 63 से आगे बढ़ो। लेकिन इस बार सिलेबस लेकिन बहुत फास्ट है। इंडक्शन भी आएगा, एसी भी आएगा। एसी तो बहुत बड़ा चैप्टर है। पहले तो हम लोग पढ़ेगा एसी और डीसी में डिफरेंस, फिर पढ़ेगा हम लोग आई एवरेज क्या है, एवरेज करंट फॉर हाफ साइकिल एंड फुल साइकिल। फिर आई आर एम एस का वैल्यू, वी आर एम एस का वैल्यू क्या होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेगा प्योर इंडक्टिव, प्योर कैपेसिटिव, प्योर रेजिस्टिव। वहां पे तीनों सर्किट आएगा, एल सी आर, इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर। ठीक है, प्योर इंडक्टिव सर्किट, प्योर कैपेसिटिव, प्योर रेजिस्टिव, तो इन तीनों सर्किट का करंट और वोल्टेज निकालना है। फिर उसके बाद एमडीसी की लगा কি লাগে ও তাতে আসছে আবার জুন দিছে তারে বুক হয় বুঝলা। তাৰপিছত एल सी सर्किट पढ़िम, एल आर सर्किट पढ़िम, आर सी सर्किट पढ़िम, बस हो गया। उसके बाद ट्रांसफॉर्मर पड़ेगा, तो उसका लगभग कितना क्लास चाहिए, 1 2 3 4 5 6 8 क्लास में हो जाएगा टोटल। देखो सपोज देख लो पहले, प्राइमरी कॉइल से पास होने वाला करंट को हम बोलेगा आई वन। ठीक है, और देखो प्राइमरी कॉइल से पास होने वाला करंट को हम कितना बोलेगा, आई वन। और इस करंट का वजह से यहाँ पे फ्लक्स फ्लक्स आएगा ना, तो सेकेंडरी कॉइल में जो फ्लक्स आएगा उसको हम क्या बोलेगा, फाइव। ये लिखो तो डायग्राम में, प्राइमरी कॉइल का करंट को हम आई वन बोला, और सेकेंडरी कॉइल में जो फ्लक्स इंड्यूस होगा प्राइमरी कॉइल का वजह से उसको हम बोलेगा फाइव। ठीक है, अच्छा अब एक चीज देखो, ये फ्लक्स यहाँ पे किसका वजह से आएगा, ओए बुझ लो, ये फ्लक्स तो याद क्या करना ही वो ड्यू टू द करंट इन प्राइमरी। तो क्या हम दोनों को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल सके, जितना ज्यादा करंट प्राइमरी में चेंज होगा उतने ही ज्यादा फ्लक्स यहाँ पे इंड्यूस होगा। मतलब दिस फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग इन द प्राइमरी कॉइल। समझ में, प्राइमरी कॉइल का करंट जितना चेंज होगा सेकेंडरी कॉइल में उतना ही ज्यादा फ्लक्स इंड्यूस होगा। तो ये दोनों क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये साइन हट के कांस्टेंट आएगा, वो कांस्टेंट क्या होगा, व्हाट इज एम हियर। जैसे वहां पे कैपिटल एल क्या था, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, तो कैपिटल एम क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, बुझे सर। तो ऐसे एम का वैल्यू कैसे निकालेगा, फाइव टू डिवाइडेड बाय होगा ये, एम इक्वल्स टू क्या होगा, फाइव टू डिवाइडेड बाय आई वन। एम का ऐसा यूनिट निकालो, ऐसा यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना होगा, दिस इज वेबर। तो वेबर पर एम्पेयर का उस दिन क्या बोला था, हेनरी। तो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट भी हेनरी, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस का यूनिट भी क्या है, हेनरी। याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है, दे बोथ हैव द सेम यूनिट। ठीक है, अभी इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला निकाल लो, सेम उस दिन हम जैसे निकाला था। इंड्यूस ईएमएफ फ्रॉम लेंस लो, ई इक्वल्स टू क्या था, माइनस डी फाइव बाय, उस दिन हम बता था ना, ई इक्वल्स टू क्या माइनस डी फाइव बाय डी थी। फिर फाइव टर्म में क्या लिखे, फाइव टू फ्लक्स इंड्यूस इन सेकेंडरी कॉइल। टू का मतलब क्या है, ये कौन सा कॉइल है,
सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। यहाँ पुट कर दो, फाइव टू का वैल्यू क्या है, फाइव टू का वैल्यू एम इंटू आई वन, एम को बाहर निकाल दो, क्या होगा डी आई वन बाय, ये है ईएमएफ निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड कैसा होगा, दिस इज द मैग्नीट्यूड। वहां पे हम लोग आगे वाला क्लास में क्या पढ़ा था, E इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी। एल का मतलब क्या था, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। यहाँ पे क्या है, E इक्वल्स टू एम डी आई बाई, एम का मतलब क्या है, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। बुझ गए सर, देखा। ये मत लिखो, ये हम लोग को लास्ट क्लास में हम ऑलरेडी लिख चुका है, ठीक है। आज को एम लिखो, दिस E इक्वल्स टू एम डी आई बाई डी टी। अच्छा, ये माइनस साइन किसके लिए आता है हम बता दे, याद है, दिस नेगेटिव साइन, ये कौन सा लॉ सा है, फेराडेज लॉ ना लेंस लॉ। नेगेटिव साइन को किस कौन सा लॉ का वजह से है, लेंस लॉ ना फेराडेज लॉ, अरे लेंस लॉ। इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस ईएमएफ को प्रोड्यूस कौन करता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, तो ये इसी को अपोज करेगा, इसलिए यहाँ पे साइन क्या है, माइनस। फेराडेज लॉ में ये माइनस नहीं था, फेराडेज लॉ में प्लस था। लेंस लॉ फेराडेज लॉ को करेक्ट किया और आगे में क्या साइन पुट किया, नेगेटिव साइन। अच्छा, तो यहां से m इक्वल्स टू क्या आएगा बताओ ना, m इक्वल्स टू क्या आएगा, E डिवाइडेड बाई डी आई बाई डी टी होगा, ठीक है। तो m का डेफिनेशन यहां से निकाल दे सकेगा, m का डेफिनेशन क्या होगा, देखो, अगर डी आई बाई डी टी का वैल्यू वन हो गया तो m किसका बराबर आएगा, यही है m का डेफिनेशन, समझ में। क्या लिखे, इफ डी आई बाई डी टी का मतलब क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, इफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, if the rate of change of current is 1 ampere per second, that is di by dt equals to 1, then coefficient of mutual inductance equals to induced emf। ये चीज तुम लोग को याद रखो, ठीक है। अगर डी आई बाई डी टी का वैल्यू 1 एम्पियर पर सेकंड हो गया तो एम और ई दोनों क्या होगा, आपस में बराबर। प्लस प्लस का है, हाँ, हाँ, ये मेरा रिफ्रेशमेंट।
टीचर्स डे में ये दोनों मनीषा डिब्रूगढ़ से आएगा। बोल टीचर्स डे में ये दोनों मनीषा डिब्रूगढ़ से आएगा। दो है हमने, दोनों एक का नाम ही मनीषा, दोनों डिब्रूगढ़ के। एक मोनिशा ऐसा मिस, एक मनीषा। ये टोन का ऊपर बात तो ये दुजने आई बोले तापा ये पारफॉर्म कोई बोल ब्रेक डांस। अच्छा स्वा होए हो गया अभी। टीचर से दे रहे देखो क्या निकालना है यहाँ पे, क्या निकालना है। जून कोदा का बोल एक दिन बुझाबो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक कोएक्सियल। कोएक्सियल का मतलब क्या है, दोनों ही कॉइल का एक्सिस क्या है सेम, सेंटर सेंटर है दोनों का एक्सिस। ठीक है अब देखो फर्स्ट देखो ये सपोज प्राइमरी कॉइल और ये वाला कौन सा होगा सेकेंडरी। ठीक है तो यहाँ पे एक एजम्पशन क्या लिया हम देखो प्राइमरी कॉइल का रेडियस बहुत बड़ा होगा एज कंपेयर टू द सेकेंडरी कॉइल। तो अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा बताना, मतलब प्राइमरी कॉइल का रेडियस सेकेंडरी कॉइल से बहुत बड़ा होगा, मतलब क्या सेकेंडरी कॉइल को हम प्राइमरी कॉइल का सेंटर बोल सके। समझ में, अगर प्राइमरी कॉइल का रेडियस सेकेंडरी कॉइल से बहुत बड़ा होगा मतलब सेकेंडरी कॉइल बहुत छोटा हो गया, मतलब वही सेकेंडरी कॉइल क्या होगा प्राइमरी कॉइल का सेंटर। समझ में, तो लिखो कंसीडर टू कॉन्सेंट्रिक कोएक्सियल कॉइल्स, कंसीडर two concentric coaxial coils having radius R1 and R2 respectively. R1 is much greater than R2. The secondary coil let R1 and R2 be the radius of the primary and secondary coil respectively. The secondary coil is assumed to be the center of the primary coil.
Let I1 be the current flowing in the primary coil. देखो, let I1 be the current flowing in the prime. ये सब डिराइवेशन में थोड़ा स्टेटमेंट लिखना होगा, नहीं तो थोड़ा मार्क्स काट देगा, क्योंकि दो अलग अलग कॉइल का लीड निकालना है ना, तो लिखना होगा कौन सा वेरिएबल कौन सा कॉइल का लीड है, ठीक है। अच्छा, ये प्राइमरी कॉइल तो एक सर्कल है कि नहीं, और सर्कल का सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर वायर यूजिंग बायोसेवर्ट्स लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ क्या था, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ प्राइमरी कॉइल कितना होगा, B इक्वल्स टू बताओ म्यू नॉट बाई 2 I1 बाई R1, म्यू नॉट बाई 2 I1 बाई, ये हम लोग ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर वायर इट वाज यूजिंग बायोसेवर्ट्स लॉ। अच्छा, इसका ये इस कॉइल का कॉन्सेप्ट समझ लो। देखो, प्राइमरी कॉइल का करंट चेंजिंग है, मतलब प्राइमरी कॉइल का सेंटर में जो फील्ड होगा वो भी चेंजिंग होगा। और प्राइमरी कॉइल का सेंटर कौन सा है, सेकेंडरी कॉइल तो है, मतलब सेकेंडरी कॉइल से पास होने वाला फील्ड चेंज होगा तो सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस ईएमएफ आए, वही कॉन्सेप्ट समझ में आया ना। प्राइमरी कॉइल का करंट चेंज होगा तो प्राइमरी कॉइल्स का सेंटर से पास होने वाला मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, चेंज होगा। और प्राइमरी कॉइल का सेंटर में क्या है, सेकेंडरी कॉइल, मतलब सेकेंडरी कॉइल से पास होने वाला मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, चेंज होगा, तो सेकेंडरी कॉइल में भी क्या आएगा, इंड्यूस ईएमएफ आएगा। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट, ठीक है। मतलब देखो, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये सिर्फ प्राइमरी कॉइल का नहीं है, ये फील्ड किसका लिए होगा, सेकेंडरी कॉइल के लिए भी यही फील्ड होगा। देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड एट द सेकेंडरी कॉइल इक्वल्स टू कितना, ठीक है, फ्लक्स थ्रू द सेकेंडरी कॉइल, फ्लक्स इंड्यूस्ड लिखना है, फ्लक्स इंड्यूस्ड, फ्लक्स इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल। तो सेकेंडरी कॉइल में कितना फ्लक्स इंड्यूस होगा बताओ, सेकेंडरी कॉइल का फ्लक्स, सेकेंडरी कॉइल में कितना फ्लक्स इंड्यूस होगा, बी डॉट, ये नहीं था क्या, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, बी डॉट ए। लेकिन यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हम किसका रखेगा, सेकेंडरी कॉइल ना प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल में जो फ्लक्स इंड्यूस होगा किसका वजह से होगा, मैग्नेटिक फील्ड पर प्राइमरी कॉइल, तो यहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड किसका रखेगा, प्राइमरी कॉइल, लेकिन एरिया किसका रखेगा, सेकेंडरी। समझ में, क्योंकि सेकेंडरी कॉइल से फ्लक्स निकल रहा है तो एरिया सेकेंडरी कॉइल क्या होगा, लेकिन फील्ड किसका होगा, प्राइमरी कॉइल। एंगल इज 0 तो फ्लक्स कितना होगा, B1 A2 cos 0, तो B1 इंटू A2। समझ में आ रहा है। अब B1 का वैल्यू क्या है बताओ, B1 का वैल्यू म्यू नॉट बाई 2 I1 बाई R1, और एरिया कितना होगा, पाई R2 स्क्वायर होगा, ठीक है ना। सेकेंडरी कॉइल का एरिया कितना होगा, पाई R2 स्क्वायर। समझ में आ रहा है, ठीक है, मुझे ऐसा नहीं करा। अच्छा, अभी फ्लक्स का डायग्राम क्या लिखेगा इन टर्म्स ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, फाई 2 का डायग्राम क्या लिखेगा इन टर्म्स ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, फ्लक्स का हम क्या लिखेगा बताओ, हाँ, m इंटू I1 लिख सके, फाई इक्वल्स टू, फाई 2 इक्वल्स टू क्या था, m इंटू I1 इक्वल्स टू क्या होगा, म्यू नॉट बाई 2 I1 बाई R1 इंटू क्या है, दो तरफ में I1 क्या हो गया, कैंसिल, तो m मिल गया हमको, m कितना होगा
mu naught by 2 pi r2 square divided by, तो दिस इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक कोएक्सियल कॉइल्स। ठीक है। अच्छा हम वन में करंट फ्लो कराया, टू से फ्लक्स निकाला, तो दूसरा तरीका क्या हो सकता है, टू से करंट फ्लो कराएगा, वन से फ्लक्स। ठीक है, तो M12 M21 दोनों बराबर होंगे। जस्ट राइट। ठीक है। पूरा क्लियर हो रहा है, एक बार रिवर्स मारना है। जो को हाँ को কোনটা নিস? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা তোমার এটা সেকেন্ডারি। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, প্রায় পুরো ফিল্ড একটা কোয়ান্টিটি হবে না, সামথিং টেসলা। তো ওই সেম টেসলা ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা সেকেন্ডারি ফিল্ডে পাস করো, বুঝলে? এটা পুরো একটা ফিক্সড কোয়ান্টিটি থাকবে কি না, এটা সলভ করে আমি কিছু একটা বোঝাবো 10 টেসলা, ওই 10 টেসলা ফিল্ডে সেকেন্ডারি ফিল্ডে পাস করো। এখন রেডিয়াসটা যদি আমি চেঞ্জ করে দিই, সেম 10 টেসলা পাস করবে, করবে না? হ্যাঁ ওইটাই বললাম। ঠিক আছে। इसका डायग्राम हम बुक से और अच्छा से भेजेगा, जस्ट ये रफ डायग्राम। दो सोलोनॉइड है, दोनों का एक्सिस सेम। ठीक है, देयर आर टू सोलोनॉइड्स, बोथ हैव द सेम एक्सिस, एंड दोनों का लेंथ भी क्या है, सेम। दोनों ही सोलोनॉइड का लेंथ कितना है, लेट इट बी। ठीक है, लेकिन एरिया अलग है, एक सोलोनॉइड छोटा है, एक सोलोनॉइड बड़ा। ठीक है, और दोनों ही सोलोनॉइड का एक्सिस क्या है, सेम। मतलब दोनों ही सोलोनॉइड से पास होने वाला मैग्नेटिक फील्ड सेम। देखो मैग्नेटिक फील्ड कहां से पास होगा, दिस इज मैग्नेटिक। तो पहला सोलोनॉइड का नंबर ऑफ टर्न्स N1, एरिया A1 एक टर्न का, और अंदर वाला जो सोलोनॉइड है, नंबर ऑफ टर्न्स N2 और एरिया हम क्या लेगा, A2। ठीक है, टू कोएक्सियल सोलोनॉइड्स।
বড় মাথায় ছড়ায়নি তাহলে ওর একটু পুস্তিতে পটকা দেবো দেখি স্টেবল থাকেন वाह लिखा consider two coaxial solenoids having N1 and N2 be the number of turns per unit length. ठीक है let N1 be the number of turns ऐसा लिखो let capital N be the number of turns of primary coil and capital N2 be the number of turns of the secondary coil. लिखो कैपिटल N1 क्या है नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी कॉइल और कैपिटल N2 क्या है नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल तो बड़ा वाला जो कॉइल है उसको हम प्राइमरी बोलेगा और अंदर वाला जो कॉइल है उसको हम क्या बोलेगा सेकेंडरी ओए जो बात करेगा नेक्स्ट दिन समझाएगा ईश्वरा जी समझाएगा magnetic field through the अच्छा बताना let I1 be the current flowing in the primary solenoid अच्छा इसका कॉन्सेप्ट तुम्हें बता सके प्राइमरी कॉइल बड़ा वाला है तो उसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है I1 तो अगर प्राइमरी कॉइल से पास होने वाला करंट चेंज हुआ सेम तो प्राइमरी कॉइल से पास होने वाला क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा और जो मैग्नेटिक फील्ड प्राइमरी कॉइल से पास होगा वही मैग्नेटिक फील्ड कहां से पास होगा तो सेकेंडरी कॉइल में क्या आएगा इंड्यूस है वही है समझ में कॉन्सेप्ट दोनों का सेम ही है तो ये बताना मैग्नेटिक फील्ड प्राइमरी कॉइल का सेंटर में कितना मैग्नेटिक फील्ड आएगा इफ दिस इज अ सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा अभी तो हम पता सोलेनॉइड का सेंटर में कितना फील्ड होता है म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई तो प्राइमरी कॉइल के सेंटर में कितना फील्ड आएगा बताओ म्यू नॉट एन वन इंटू समझ में आ रहा है तो क्या सेकेंडरी कॉइल से भी यही फील्ड पास होगा तो मैग्नेटिक फील्ड तो सेकेंडरी कॉइल कितना होगा बताओ therefore magnetic field through secondary coil क्या ये सेम होगा जो फील्ड प्राइमरी कॉइल से पास होगा वही फील्ड कहां से पास होगा सेकेंडरी कॉइल से सेकेंडरी कॉइल में कितना फील्ड होगा दिस अगेन B1 इट इज म्यू नॉट इंटू N1 इंटू क्या होगा I1 ठीक है समझ में आया बुझ पाला लिखा है flux induced through each turn of secondary coil ये बताओ सेकेंडरी कॉइल का एक टर्न से कितना फ्लक्स इंड्यूस होगा
फ्लक्स इंड्यूस का फॉर्मूला क्या है? फ्लक्स इंड्यूस का फॉर्मूला, हाँ, B1 बी डॉट ए नहीं है क्या? लेकिन जो ये किसका फ्लक्स इंड्यूस निकाल रहे हैं? सेकेंडरी कॉल, सेकेंडरी कॉल से फील्ड किसका पास हो रहा है? प्राइमरी का। मैग्नेटिक फील्ड किसका होगा? सर यार सेम कॉन्स्टेंट इक्वल जैसा क्या है, सेम है, लेकिन एरिया किसका लेगा हम? ठीक है। एंगल जीरो। B1 का वैल्यू क्या है? म्यू नॉट N1 I1। एरिया कितना होगा? पाई R2 का। समझ में आ रहा है? लिखो पूरा स्टेप बाय स्टेप, लाहे लाहे समझा रहे हैं, डाउट होने से पूछना। ये फ्लक्स इंड्यूस थ्रू क्या था? ईच टर्न। तो फ्लक्स इंड्यूस टोटल करंट से कितना होगा? टोटल फ्लक्स कितना होगा? ऐसा लिखो, देयरफॉर फ्लक्स इंड्यूस्ड थ्रू प्राइमरी कॉइल का नंबर ऑफ टर्न्स कितना है? N2। तो फ्लक्स इंड्यूस्ड थ्रू टोटल फ्लक्स कितना होगा? यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई होगा? N2 इंटू बताओ, म्यू नॉट N1 I1 पाई R2 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है? अच्छा, अभी N2 का जगह में क्या लिखेगा? आगे वाला केस के लिए बताओ, N2 का जगह में क्या लिखेगा? स्मॉल N2 क्या है? व्हाट इज स्मॉल N2? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो स्मॉल N2 का हम क्या लिख सकते हैं? N1 इक्वल टू क्या होगा? कैपिटल N1 बाय L। और स्मॉल N2 क्या होगा? ऐसा होगा। तो कैपिटल N2 का हम क्या लिख सकेंगे? स्मॉल N2 मल्टीप्लाइड बाय, तुमने ये वाला पार्ट स्किप हो गया, इस गिवन में लिख देना ये वाला पार्ट। इसका नीचे अगर जगह हो तो ये लिख दो। N1 इक्वल टू क्या होगा? N1 बाय L। और N2 इक्वल टू क्या होगा? N2 बाय L। तो कैपिटल N2 का वैल्यू कितना आएगा? स्मॉल N2 मल्टीप्लाइड बाय L। हम क्या लिखेगा? स्मॉल N2 मल्टीप्लाइड बाय L। साथ में क्या है? म्यू नॉट N1 I1 पाई R2 स्क्वायर। देखो यहाँ तक आएगा इतना। बुझ रहे थे? यहाँ तक ठीक है पूरा? अभी M निकाल दो। M कैसे निकालेगा? फाइव का जगह में क्या लिखेगा? M इंटू I1। तो जगह में I1 कैंसिल, M निकाल दो, होगी। तो देखो टोटल फ्लक्स इक्वल टू कितना मिला? म्यू नॉट N1 N2। तुम्हें देखना कुछ मिस हो गया नहीं। म्यू नॉट N1 N2 I1 क्या सब आया? कुछ मिसिंग है क्या? और एक तो L मिसिंग है ना? ठीक है। अच्छा, फाइव फ्लक्स का जगह हम क्या लिखेंगे बताओ? M इंटू फाइव टू इक्वल टू M इंटू I1 पुट कर दो। म्यू नॉट N1 N2 I1 पाई R2 स्क्वायर। साथ में क्या होगा? तो तरफ में I1 A1 क्या हो गया? कैंसिल। तो M का वैल्यू क्या मिला? म्यू नॉट N1 इंटू पाई R2 स्क्वायर इंटू L। तो दिस इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कोएक्सियल सॉलिनॉइड। समझ में आ रहा है? ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क देखना। सोलेनोइड वाला सम आते ही, कोएक्सियल कॉइल वाला बहुत ही कम आता है लेकिन आता है, बट सोलेनोइड वाला आने का चांस बहुत ज्यादा है। म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कोएक्सियल सोलेनोइड। ठीक है। अभी एक चीज देख लो, स्मॉल एन वन का जगह हम क्या लिख सकते हैं? कैपिटल एन वन बाय एल। और स्मॉल एन टू का जगह हम क्या लिखेगा? कैपिटल एन टू बाय एल। उसको रिप्लेस कर दो। एन वन बाय एल, ये क्या होगा? एन टू बाय एल पाई R2 स्क्वायर इंटू एल। एक एल से एक एल क्या हो गया? तो एम का वैल्यू क्या मिला? म्यू नॉट N1 N2 पाई R2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल। तो यही एक्सप्रेशन तुम लोग का बुक में भी दिया हुआ है। ठीक है।
और एक लास्ट टॉपिक बचा है, वो नेक्स्ट दिन करा देगा, एसी जनरेटर। ठीक है, ये चैप्टर खत्म हो गया। अच्छा तुम लोग एक चीज देखो, लास्ट एक चीज देख लो, ये एल का फॉर्मूला क्या था, 5/i, और एम का फॉर्मूला भी क्या था, ये था कि नहीं। लेकिन एल और एम फाई और आई का ऊपर डिपेंड नहीं करती है, याद रखना। एल एंड एम डज नॉट डिपेंड ऑन फाई एंड आई। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, रेजिस्टेंस क्या वोल्टेज और करंट के ऊपर डिपेंड करता है क्या, नहीं करता। रेजिस्टेंस कंडक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, कंडक्टर का डायमेंशन के ऊपर डिपेंड करता है। सिमिलरली एल और एम दोनों ही फाई और आई का ऊपर डिपेंड, तो किसका ऊपर डिपेंड करेगा, कॉइल का डायमेंशन का ऊपर, कॉइल का एरिया को। यहाँ पे एम का एक्सप्रेशन क्या मिला है, इट डिपेंड्स ऑन परमेबिलिटी, नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया, लेंथ ऑफ द कॉइल। सिमिलरली आगे वाला जब सोलेनोइड का लिए एल निकाला था ना, वहां पे भी क्या था, म्यू नॉट इंटू कुछ था ना, मतलब एल एल एंड एम डज नॉट डिपेंड ऑन फाई एंड आई। ये सब तुम लोग लिख लो, छोटा सा नोट बना के। ठीक है, ये एल और एम बोथ आर independent of phi and I। ठीक है सर, depends on dimensions of coil। किसका है ये इतना सुंदर म्यूजिक, तुम्हारे क्या, वाह। ठीक है, हो जाएगा।